नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में हुए रिकॉर्ड मतदान की, तेलंगाना में राहुल गांधी की एंट्री से तेज हुए चुनाव प्रचार की, पीएम मोदी को लेकर सोनिया गांधी के खुलासे की, भूपेश बघेल को लेकर बुरी फंसी ईडी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी चंदे में हुए बड़े इजाफे की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू रुका, अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। एक्सपर्ट बोले ऑगर मशीन टूटी, श्रमिकों की सुरंग से बाहर आने का इंतजार और बढ़ा, कल से मैनुअली होगी ड्रिलिंग। पीएम मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी, कहा गजब का एक्सपीरियंस था, देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा जताया। सुप्रीम कोर्ट से सीएम जगन मोहन रेड्डी की जमानत खारिज करने की मांग, कोर्ट ने आंध्र के सीएम और सीबीआई को भेजा नोटिस, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में जांच शुरू की, प्रारंभिक जांच के तहत सीबीआई महुआ को नहीं कर सकती है गिरफ्तार। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज 199 सीटों पर वोटिंग हुई। ये पहली बार है जब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 घंटे के बजाय 11 घंटे हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। राजस्थान में 1863 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। तो आज राजस्थान में कितने फीसदी हुआ मतदान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान हो गया। शाम 6 बजे तक राज्य में 72% के करीब मतदान हो चुका है। कई मतदान केंद्रों पर देर शाम तक वोटरों की लाइन लगी हुई थी। ऐसे में उम्मीद है कि वोटिंग 74% के करीब तक पहुंच सकती है। सुबह के समय कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आई थी, लेकिन उन्हें जल्द ही बदल दिया गया। कुछ स्थानों पर टकराव की खबरें भी सामने आई। भीलवाड़ा की मांडल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट पर हमले की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा सीट पर एक बूथ पर गोली चलने की खबर भी आई, लेकिन मतदान प्रभावित नहीं हुआ। फतेहपुर शेखावटी के बोची भवन के पास कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर आज वोटिंग हुई। श्री गंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की प्रचार के दौरान जान चले जाने के कारण यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। आज हुए मतदान में सबसे ज्यादा वोट जैसलमेर जिले में 80%, तो सीकर में सबसे कम 67% वोटिंग हुई। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई उनमें तिजारा सीट पर 84% से ज्यादा वोटिंग हुई। सीएम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा में 66%, वसुंधरा के चुनाव क्षेत्र झालरापाटन में 73%, टोंक में 73% वोटिंग हुई। टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के बाद कांग्रेस ने 150 सीटों पर जीत का दावा किया, तो बीजेपी की ओर से भी इतनी ही सीटों पर जीत का दावा किया गया है। लेकिन किसका दावा सच होगा, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। वोटिंग के बाद राजस्थान में अब उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। धड़कनें तो सीएम केसीआर की भी बढ़ी हुई हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। आज राहुल गांधी ने जमकर बीआरएस और बीजेपी पर निशाना साधा, जिससे सत्ता पर काबिज केसीआर की परेशानी बढ़ गई है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस की सरकार संकट में दिखाई दे रही है। कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है, तो बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद राहुल गांधी से लगी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी तेलंगाना में जबरदस्त रूप से लोकप्रिय हो चुके हैं। आज वो तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीआरएस की सरकार को घेरते हुए कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव के परिवार के हाथ में सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब, खनन से बनाया जाता है। ये तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में हैं। अगर आप भ्रष्ट नहीं होते, ये तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथ में नहीं होते। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबने तेलंगाना का सपना देखा था और सोचा था कि यह जनता की सरकार बनेगी, लेकिन केसीआर ने एक परिवार की सरकार बना दी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की चोरी की। मैंने खुद जाकर देखा है कि बांध के खंभों में दरारें आ चुकी हैं। राहुल गांधी ने बीआरएस सरकार पर कट मनी की सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम में उनके विधायक 3 लाख रुपए कट लेते हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी आज तेलंगाना में थी। प्रियंका ने कहा कि तेलंगाना को किसानों, बहनों, युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया, लेकिन यहाँ बीते 10 साल से केसीआर की भ्रष्ट सरकार चल रही है। आज हमारी सरकार जहाँ भी है वहाँ हमने लोगों को रोजगार दिया है, जनता का धन उनके हाथ में दिया है। दूसरी ओर बीजेपी राजस्थान के बाद तेलंगाना में भी हिंदुत्व का कार्ड खेलती दिखाई दे रही है। योगी ने कहा कि आज राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति देखी जा रही है। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, जो दलित और पिछड़े और आदिवासी के हक को काट कर दिया जाएगा।
सीएम केसीआर के लिए अपनी सत्ता बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। इधर मुश्किलें सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार की बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। खबर के मुताबिक पीएम मोदी किसी के इशारों पर काम करते हैं, तो किसकी कठपुतली है मोदी और केंद्र सरकार की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को कौन चलाता है? इसको लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि ये कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक समिति थी। सोनिया गांधी ने एक आने वाली किताब के लेख में एनएसी को लेकर सफाई दी, तो वहीं मौजूदा मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि सोनिया गांधी पर आरोप लगते रही हैं कि वो एनएसी की अध्यक्ष रहते हुए मनमोहन सिंह की सरकार के अहम निर्णय लेती थी। सोनिया ने कहा कि एनडीए की सरकार खुल्लम खुल्ला आरएसएस से निर्देश लेकर काम कर रही है। आरएसएस ना तो विश्वसनीय है और ना ही जनता ने उसे चुना है। एनहेंसिंग पीपल्स राइट एंड फ्रीडम यानी एनएसी रिविजिटेड के नाम से लेख में सोनिया गांधी ने लिखा, बड़ी विडंबना है कि एनएसी को अपमानित किया गया, लेकिन मौजूदा एनडीए सरकार लगातार अपनी नीतियों को लेकर निर्देश आरएसएस से लेती है। 2015 में केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी नीतियों का पूरा खाका प्रेजेंट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे मार्गदर्शन नाम दिया था। एनएसी की भूमिका बहुत ही सीमित थी। ये केवल प्रधानमंत्री को सुझाव दिया करती थी, बाकी फाइनल फैसला प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही लिया करते थे। उन्होंने कहा कि अब एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रालय केवल रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। संसदीय लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 2014 से लेकर 2019 तक 186 बिल पेश किए, जिसमें से 142 पर कोई सलाह नहीं ली गई। केवल 44 बिलों को जनता के सुझाव के लिए रखा गया। इसके लिए भी केवल 30 दिनों का समय दिया गया था। जनता को फैसला लेने के अधिकार और सलाह देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। नागरिकों और सरकार के बीच का संबंध एक तरफा हो गया है। सोनिया गांधी के खुलासे से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के वक्त ईडी काफी एक्शन में थी। पहले चरण की वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद राज्य में सरगर्मियां तेज हो गई थी और कांग्रेस और सीएम पर हमलावर हो गई थी। वहीं अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी ने भिलाई से असीम दास और पुलिसकर्मी भीम सिंह यादव को पकड़ा था। ईडी ने दावा किया था कि असीम ने मुख्यमंत्री को 508 करोड़ दिए। अब एक लेटर वायरल हो रहा है। इसमें असीम दास की ओर से लिखा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ देने की बात झूठी है। मुझे शुभम सोनी ने फंसाया है। इस मामले में अब बीजेपी ने जांच की मांग की है। ईडी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। असीम की वायरल चिट्ठी अब कोर्ट पहुंच चुकी है। असीम के वकील शोएब अलवी ने बताया कि अपना पक्ष रखते हुए असीम ने पूरी कहानी चिट्ठी में बताई है। इसे हमने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पेश भी किया है। इस पत्र को रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। असीम दास की वायरल चिट्ठी में जिसमें शुभम सोनी का जिक्र है, उसी का वीडियो जारी कर कुछ दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए थे। दुबई में रहने वाला शुभम सोनी खुद को सट्टा ऐप का संचालन बताता है। असीम का दावा है कि उसे फंसाने और मुख्यमंत्री का नाम इस मामले में जोड़ने की साजिश शुभम ने की थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव से ठीक 4 दिन पहले यानी 3 नवंबर को असीम दास के हवाले से ईडी ने दावा पेश किया था कि सट्टा ऐप को लेकर सीएम को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके बाद 5 नवंबर को बीजेपी की ओर से शुभम सोनी का एक वीडियो भी जारी किया गया। शुभम ने खुद को महादेव सट्टा ऐप का संचालक बताया था। हालांकि दास अब अपने बयान से मुकर गया है। उसने कहा है कि उसे अब एहसास हो रहा है कि उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो स्पष्ट कर देना चाहता है कि उसने कभी भी सीएम बघेल, विनोद वर्मा या कोई भी कांग्रेस पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं को कोई पैसा नहीं पहुंचाया है। भूपेश बघेल को लेकर ईडी फिर सवालों में है। सवालों में तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। लेकिन इस बीच शिवराज सरकार को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे हर कोई हैरान है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान पूरा हो चुका है और अब हर किसी को चुनाव नतीजों के लिए 3 दिसंबर का इंतजार है। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले शिवराज सरकार
करोड़ों का कर्ज लेने जा रही है। दरअसल 28 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेगी। हालांकि इस साल अब तक सरकार 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश सरकार 3 बार कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश में 9 अक्टूबर को चुनावों के ऐलान के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। हालांकि शिवराज सरकार ने अक्टूबर महीने में 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि सितंबर महीने में सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले 2 साल में ही मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन की व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के भुगतान के लिए ये कर्ज लिया है, लेकिन चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले करोड़ों का कर्ज लेना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने एमपी को कर्जे में डुबो दिया है। इधर पाकिस्तान भी कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन उसने भारत को बड़ी मात दी है। पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। कार्यवाहक सरकार चल रही है, राजनीतिक हालात भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कई मोर्चों पर भारत पर भारी पड़ता दिख रहा है, खासतौर पर विदेश नीति को लेकर। और अब उसने भारत को यूएन के चुनाव में जबरदस्त शिकस्त देकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो किस चुनाव में भारत पर भारी पड़ा पाकिस्तान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर भिड़ते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक यूएन में जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए, जीत भारत को ही मिली। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति के चलते अब हालत बदलते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जो हुआ वो काफी हैरान और परेशान करने वाला था, क्योंकि इस चुनाव में पाकिस्तान ने भारत को मात दी और सबसे बड़ी बात, चुनाव पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दिया। भारत के जिन देशों से अच्छे संबंध हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के पक्ष में मतदान कर मोदी सरकार की विदेश नीति को आईना दिखा दिया। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर पाकिस्तान को 2023 से 2025 के लिए एशिया प्रांत ग्रुप की ओर से उपाध्यक्ष बना दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आमने सामने थे। वोटिंग के दौरान 58 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में से 38 ने पाकिस्तान को वोट दिया, वहीं भारत को सिर्फ 18 वोट मिले, जो मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता को दिखा रहे हैं। इसे लेकर अब विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। विदेश मंत्री भी विपक्ष के निशाने पर हैं। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब सवाल विदेश मंत्री पर खड़े हो रहे हों। अभी हाल में ही भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को कतर ने जब सजा सुनाई तो मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में आ गई थी। अभी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कांग्रेस हमला बोल रही है और सवाल पूछ रही है। पाकिस्तान के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। योग गुरु से व्यापारी बने बाबा रामदेव की दवाइयों के विज्ञापनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज किया है। उसने कहा है कि इस तरह के विज्ञापन अगर भविष्य में भी आते रहे तो हर दवाई के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। तो अब क्या होगा? ये वही तो विज्ञापन थे जो कि लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करते थे और बीमार को बहकाया करते थे। इस तरह के विज्ञापन जो गोदी मीडिया को भी चुप करा के रखते। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी चंदे की। जो पार्टियां आपसे चुनावों में वोट मांगती हैं, पोस्टर होर्डिंग्स छपवाती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो करती हैं, इन सब पर काफी पैसा खर्च होता है और ये पैसा चंदे के जरिए पार्टियों के पास आता है। चुनावी चंदे के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका चुनावी बॉन्ड का है। चंदा देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, इसके लिए ये बॉन्ड लाया गया था, लेकिन इस पर पहले ही दिन से सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सियासी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सीक्रेट रूट कॉर्पोरेटर्स को भी भा रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला, बॉन्ड में पैसे देने वाले की पहचान गुप्त रहती है। दूसरा, चंदे की रकम की कोई सीमा नहीं है। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों को चंदे की लगभग 77% रकम इसी से मिल रही है। चेक और डोनेशन के बाकी खुले रास्ते से चंदा लगातार कम हो रहा है।
स्कीम लागू करने के बाद 2018 और 19 में 20,000 से अधिक के 3,491 करोड़ रुपए के चंदे में से 2,539 करोड़ बॉन्ड से मिला है। चुनावी साल 2019 और 20 में 77% और 2021 और 22 में 2,665 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को पैसे हासिल हुआ है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात कंपनियों से पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 करोड़ रुपए का चंदा देने का मामला सबसे ज्यादा है। 5 बड़े शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली से बॉन्ड के द्वारा सबसे अधिक चंदा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के हिसाब से 2013 और 14 में सालाना औसत कॉर्पोरेटर चंदा 224 करोड़ रुपया था, जो पिछले 5 साल में लगभग 10 गुना बढ़कर 2,171 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि 2004 से 2012 तक कॉर्पोरेटर चंदे का सालाना औसत 47 करोड़ रुपए ही था। आपको ये भी बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जजों की बेंच 31 अक्टूबर 2023 से सुनवाई कर रही है, जिसमें सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।